जय हिंद। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़े थे बहुत सारे फिजिक्स के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बियोट-सावर्त नियम एवं कूलॉम के नियम के बीच की तुलना। ठीक है, इस नियम में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे उसके समानताएं होती हैं, असमानताएं होती है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि इसके पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। फिजिक्स क्योंकि बहुत ही आसान है, बशर्ते सीढ़ी बाय सीढ़ी यानी स्टेप बाय स्टेप चलने पर आपको इजी लगती है, या अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बियोट-सावर्त नियम एवं कूलॉम नियम के बीच की तुलना। तो सब लिख लेते हैं यहाँ पे, और आप भी अपना साथ में नोट लिखते रहिए और आपको भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं बियोट-सावर्त नियम एवं कूलॉम के अब देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं बियोट-सावर्त नियम एवं कूलॉम के नियम के बीच तुलना। ठीक है, अब हमको इसको डिफिनेशन करना पड़ेगा, और इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि चुंबकीय, इसको डिफिनेशन लिख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बियोट-सावर्त नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलॉम नियम के बीच कुछ समानताएं एवं कुछ असमानताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि बियोट-सावर्त जो नियम है और कूलॉम के नियम के बीच तुलना कर रहे हैं। तो इसके लिए तुलना करने में किसी दो चीज़ का ज़रूरी पड़ता है। एक तो इसका समानताएं होगा, उसका एक कुछ समानता होगा, कुछ असमानताएं होंगे। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बियोट-सावर्त नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलॉम नियम के बीच समानताएं और कुछ असमानताएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समानताएं पर विचार करेंगे, उसके बाद असमानताएं पर विचार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समानताएं पर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ही अपने पास में नोट रखे होंगे, और हम जो लिख रहे हैं आप लिखिए और समझिए, ताकि आपका भी नोट क्लियर हो। समानताएं लिखे हम लोग, तो सबसे पहले इसका समानताएं एक लिख लेते हैं। तो इसकी तीन समानताएं होती हैं, कितने, तो तीन समानताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं। और एक समानताएं क्या होती है, दोनों क्षेत्र स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, और लिखने के बाद आप भी समझ जाइएगा। देखिए आप ही लिखें, दोनों क्षेत्र स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, दूसरा लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो दोनों क्षेत्र दिग्प्रास के होते हैं, दिग्प्रास के होते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब आते हैं हम लोग तीसरा में। ठीक है, तीसरा क्या है, अध्यारोपण। ये समानताएं हैं दोस्तों। ठीक है, अध्यारोपण
का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों के लिए मान्य होता है। ठीक है, मान्य होता है। ठीक है, ये मान्य होता है। अब समानताएं पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे असमानताएं। ठीक है, तो असमानताएं लिख लेते हैं। असमानताएं, असमानताएं। ठीक है, अब चलिए असमानताएं में आते हैं, तो इसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे पहले स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति आदेश स्रोत अर्थात आवेश द्वारा होती है, आवेश द्वारा होती है। जबकि, ठीक है, ये चुंबकीय का हो गया, जबकि चुंबकीय, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत अर्थात धारा अल्पांश आइडियल, ये हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उत्पन्न होता है। देखिए असमानता में क्या होता है, स्थिर विद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति आदेश स्रोत अर्थात आवेश, आवेश यहाँ क्यू से सूचित करते हैं, आप क्यू भी लिख सकते हैं, द्वारा होती है। जबकि चुंबकीय, ठीक है, क्या, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत अर्थात धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा पहला असमानता है। ठीक है, अब दूसरा असमानताएं हम लोग पढ़ेंगे, तो लिख लेते हैं दूसरा। दूसरी असमानताएं होती है स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश एवं परीक्षण बिंदु को मिलाने वाले स्थिति सदिश के अनुरेख होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा लिखेंगे, जबकि चुंबकीय क्षेत्र स्थिति सदिश आर वेक्टर, ठीक है, आर कैप, सॉरी आर कैप एवं क्या हो गया, धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर से संबंध, क्या होगा, संबंध तल के लंबवत, क्या, लंबवत होता है। देखिए दूसरा क्या होता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश एवं परीक्षण बिंदु को मिलाने वाले स्थिर सदिश के अनुरेखा होती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र स्थित सदिश आर कैप एवं धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर से संबंध तल के लंबवत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा में। ठीक है, अब तीसरा नियम आते हैं, इसी का है तीसरा, तीसरा लिखेंगे। अब आते हैं बीओ सावर्त नियम की निर्भरता आइडियल वेक्टर सदिश एवं
स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच कौन देखिए तीसरा हम लिख लिए हैं बियो सावर्त नियम की निर्भरता आइडियल वेक्टर सदिश एवं स्थिति कोण सदिश आर, ठीक है, आर वेक्टर के बीच कोण थीटा पर होती है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे बियो सावर्त नियम के और कूलॉम नियम के बीच तुलना पढ़े थे। इसकी कुछ समानताएं पढ़े हम लोग, फिर असमानताएं पढ़े और ठीक है 3 समानताएं पढ़े 3 असमानताएं पढ़े। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्या कि बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग, उसके प्रयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग पहले। ये हो गया बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं बियो सावर्त किए जाते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। हम लोग लिख रहे हैं बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बियो सावर्त नियम द्वारा विभिन्न ज्यामितीय आकार के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग में क्या किए जाते हैं, तो बियो सावर्त नियम द्वारा विभिन्न ज्यामितीय आकार के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण एवं दिशा ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, इसी का पहला पॉइंट है क्या, पहला वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, लिख लिए यहाँ वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये लिख लिए हम लोग। इस बियो सावर्त नियम के अनुप्रयोग में की पढ़नी है कि उसके क्षेत्रों के चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम एवं दिशा में ज्ञात किए जाते हैं। और इसका पहला हम लोग पढ़ते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब इसके अगला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो चलिए आप भी साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मान लिया कि आपको दिखाई दे रहा है ना आर त्रिज्या, पहले हम लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आप ही लिख लीजिए।
देखिए हम लोग यहाँ लिखे थे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डिफिनेशन लिख रहे हैं कि मान लिया कि आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण चालक के एक अल्पांश dl के कारण निर्वात या हवा निर्वात यानी हवा में कुछ में वृत्त के केंद्र पर O, ठीक है, O पर बियो सावर्त नियम के अनुसार अल्पांशीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो dB। इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, ये U की तरह लिखाता है ऐसे। ठीक है, ये म्यू बटा 4 पाई, फिर यहाँ IDL साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, तो अब तक वीडियो में बने रहें। चलिए अब लिखते हैं, अब वृत्त का प्रत्येक अल्पांश, उम्मीद करते हैं कि आप भी कॉपी कलम लेके जो हम लिख रहे हैं वो आप भी नोट कर रहे होंगे। देखिए अब लिख लिया, अब वृत्त का प्रत्येक अल्पांश त्रिज्या r के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब हम इसका एक ड्राइंग बनाएंगे कि कौन सा कोण जो है 90 डिग्री का बनाता है। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम वृत्त बना लिए, आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे वृत्त बन गया और यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और इसका जो वृत्त का केंद्र है ये, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। ये हो गया डॉटेड लाइन से। और ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, इसको इस प्रकार कर देंगे, इसको ओरिजिन मान लेंगे। और ये जो है वही dB है, dB वेक्टर। और देखिए अब इस वृत्त के सटे ही एक डॉटेड लाइन से एक लंबवत खींच लेंगे। तो देखिए हो गया, डॉटेड लाइन से खींच लिए और इसको ऊपर की ओर एरो दे देंगे और यहाँ पे हम लोग DL वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया फिगर। अब देखिए फिगर तो हम बना लिए, अब क्या है कि अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। पढ़े हम लोग कि साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री बराबर 1, तथा यहाँ छोटा r बराबर बड़ा r। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए dB बराबर यहाँ म्यू, ठीक है, म्यू इसको पढ़ते हैं ये 4 पाई, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा IDL साइन 90 डिग्री अब बटा यहाँ r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, dB बराबर म्यू नोड है। ठीक है, म्यू नोड लिखेंगे, यहाँ 4 पाई लिख देंगे, फिर उसके बाद IDL r का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 लिए थे और यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण नंबर 2 का समाकलन करते हैं। अब इसका जो है ये समीकरण नंबर 2 है, अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, अतः समीकरण 2 का समाकलन करने पर परिणामी क्षेत्रफल, ठीक है, समाकलन करने पर जो परिणाम आएगा उसका क्षेत्र जो होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b लिख लेंगे, dB बराबर म्यू लिखेंगे, फिर म्यू 4 पाई, फिर
आइडियल बटा आर स्क्वायर इस लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे डी बी बराबर समाकलन का ये साइन होता है और ये 4 पाई आर बटा आई बराबर आई स्क्वायर और ये डी एल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा म्यू 4 पाई आई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 पाई आर कंप्लीट यहाँ तक, यह इसका यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिख लेंगे हम लोग बी बराबर म्यू, ठीक है, म्यू और म्यू नोट आई बटा 2 आर। ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि फेरों की संख्या n हो, ठीक है, फेरों की संख्या क्या मान लेते हैं, n ले लेते हैं, तो b बराबर क्या होगा, जो b हम लोग यहाँ पे लिखे थे अब उसका मान देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए यदि फेरों की संख्या बराबर क्या है n, अब देखिए तो b बराबर क्या होगा म्यू नोट आई एन हो गया ना, यहाँ 2r होगा। अब कंप्लीट, ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब जो है अब पीछे हम लोग पढ़ लिए और इस जो कर लिए, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो चलिए लिखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, इसको हम लोग अब जा रहे हैं सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे, किसी सीधे धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर उसके क्या, उसके चारों ओर लिख लेंगे, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। अब देखिए अंत लंबाई जो है, यहाँ लिखेंगे लंबाई के ऐसे चालक, ठीक है, लिख चालक, लंबाई के ऐसे चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है, लिख लेंगे। फिर या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं ना, बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको या b बराबर लिख लें म्यू नॉट आई, तो यहाँ पे b इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे म्यू नॉट बराबर हो गया, तो म्यू नॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b इंटू 2 पाई आर, इससे हो जाएगा, ये बराबर चल जाएगा। ठीक है, b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई हो गया ना। अब देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यहाँ 2 पाई आर जो है उस वृत्त का परिधि का मान है, 2 पाई आर जो है वृत्त की परिधि का मान है जिसका केंद्र धारावाहिक चालक का कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ 2 पाई आर उस वृत्त की परिधि का मान है जिसका केंद्र
देखा, लिख लिए ना। अब ई 2πr क्या है, तो उस वृत्त के परिधि का मान है जिसका केंद्र जो है धारावाही चालक का कोई बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि, अब लिखेंगे यदि वृत्त का एक अल्पांश dl हो तो, ठीक है, इसको हम b को इस प्रकार लिख लेंगे, dl का संपूर्ण वृत्त के लिए, किसके लिए, वृत्त के लिए क्या, रेखीय समाकलन, वृत्त के लिए रेखीय समाकलन करने पर क्या, समाकलन करने पर क्या होगा, तो चलिए दिखाते हैं। थीटा हो जाएगा b इंटू डी एल वेक्टर, पढ़े हैं पीछे, याद आया। अब देखिए म्यू नॉट I 2πr, ठीक है, डी एल बराबर म्यू नॉट I 2πr इंटू 2πr। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। ये बना लेने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, इसके अगला पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, देखो बी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोड I। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं कि समीकरण 2 द्वारा व्यक्त नियम को एम्पीयर की परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो समीकरण हम लोग 2 लिखे, अब इसको हम लिख लेते हैं क्या, कि समीकरण 2 द्वारा, ठीक है, ये समीकरण 2 द्वारा व्यक्त नियम, क्या, व्यक्त नियम को एम्पियर, ठीक है, एम्पियर गलती लिखा गया क्या जी, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अब इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं कि किसी पॉइंट टेक लिखेंगे कि किसी बंद लूप, लूप समझते हैं ना, हाँ वही लूप, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रैखिक समाकलन, समाकल उस लूप में क्या, निहित क्षेत्रफल से होकर, क्या, क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली नेट स्थायी विद्युत धारा का म्यू नोड, ठीक है, गुना होता है, क्या होता है, विद्युत धारा का म्यू नोड गुना होता है, जहाँ, इसको लिखेंगे, जहाँ वाला जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ वाले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें कि जहाँ म्यू नोड मुक्त आकाश, म्यू नोड आकाश की चुंबकशीलता है, जो म्यू नोड है ये क्या है, आकाशीय चुंबक की चुंबकशीलता है। ठीक है, आकाश की चुंबकशीलता है। चलिए, ठीक है, वीडियो जो है 31 मिनट का हो चुका है और आगे बहुत सारी अभी पॉइंट बची हुई है, तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग फिर से नई वीडियो लाएंगे। अगले पार्ट में वीडियो आएगा एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, जो अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि एम्पीयर के परिपथ नियम पढ़े हैं, और अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, उसके प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर पढ़ेंगे जब चुंबक धारावाही तार के बाहर स्थित हो तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए यहीं तक 32 मिनट हो चुका है। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपने मित्रगण दोस्त में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। और जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।